हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग अच्छे तो हैं? अपना ख्याल तो रख रहे हैं? अपना ही ख्याल रखिए और अपना ही रखिए। तो हम दोस्तों अब हम फिर से पॉलिटी के अगले कदम पे चल रहे हैं। तो अब हम पढ़ने वाले संविधान की प्रस्तावना। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने उद्देशिका देखा था, जो उद्देशिका नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था संविधान सभा में। उसी का रूप है प्रस्तावना, मतलब उसका अगला कदम है प्रस्तावना है। ये उसी उद्देश्यों को एक बनाकर प्रस्तावना में शामिल किया गया। प्रस्तावना भी हमारे संविधान की प्रारूप को बताता है। हमें प्रस्तावना पढ़ के हमें संविधान की विशेषता को हम समझ सकते हैं कि हमारा संविधान आखिर किस प्रकार का है, उस एक प्रस्तावना को समझकर। तो प्रस्तावना प्रारूप को ही तय करता है, मतलब संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना, तो इसमें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। कहां पर? अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, और वहीं से भारत के संविधान वेत्ताओं ने वहां से ही, अमेरिका से ही प्रस्तावना को ग्रहण किया है। और प्रख्यात न्यायविद और व संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। इस बात को ध्यान रखना, एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। भैया जी, बहनी जी, ध्यान रखिएगा। अगर प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात की जाए तो वर्तमान सिर्फ एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था, और इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को सम्मिलित किया गया था। कौन कौन से शब्द? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को। चलो हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना की है क्या। तो इस प्रकार अगर प्रस्तावना को देखें तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कितने प्रकार के न्याय है? 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता है प्रस्तावना में? 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। साथ में प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछता है। कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की न्याय बात की है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता। हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन से पंथ, कौन कौन सी चीजें जोड़ी गई? तो समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। कितने प्रकार की समता की बात की गई? तो 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है। ठीक, इस प्रकार से ऐसे पूछा जाता है। आजकल यूपीएससी ने नया खेल खेल रहा है, शब्दों से खेल रहा है कि आपको शब्द बहुत सारे 2016 में, 18 में, 20 में भी क्वेश्चन पूछा था शब्दों से। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? समाजवादी का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक का अर्थ क्या होता है? तो हम रिफरेंडम का अर्थ क्या होता है? तो इन सारे शब्दों को हम शब्दावली को समझने जा रहे हैं। आखिर जो हमारे प्रस्तावना में प्रीएम्बल में जो दिया है, तो उन शब्दों के बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि वो शब्द है क्या। समझ रहे भैया जी? चलिए शुरू करते हैं। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? तो हम संप्रभुता समझे। संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है, भारत न तो किसी देश पर निर्भर है और न किसी अन्य देश का डोमिनियन है। भारत के ऊपर किसी बाहरी देश की कोई शक्ति नहीं है, और यह अपने मामलों का, आंतरिक मामला हो अथवा बाहरी मामला हो, दोनों मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। कुछ लोग कहते हैं कि 1949 में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है, संयुक्त राष्ट्र सदस्य बना है, तो ये सिर्फ है एक औपचारिकता है। 1949 में भारत राष्ट्रमंडल सदस्यता स्वीकार करते हुए ब्रिटेन को इसका प्रमुख माना है, तथापि संविधान से अलग यह घोषणा किसी तरह से भारत की संप्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। दोस्त, भैया जी, बहनी जी, बात को समझिएगा। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। ये अपने निर्णय को, इसका निर्णय किसी पर प्रभावित, मतलब कि किसी देश का निर्णय इस पर प्रभावित नहीं कर सकता। ये खुद अपने निर्णय के हिसाब से कार्य करेगा। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्त समाजवादी। आखिर समाजवाद है क्या? हम समाजवादी को अगर एक संक्षेप में इसको समझने की कोशिश की जाए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को हमारे प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो समाजवादी, भारत का समाजवाद और बाहरी देशों का समाजवाद, गांधीवाद का समाजवाद, मार्क्सवाद का समाजवाद, इन सब में आखिर क्या अंतर है, इसको संक्षेप में समझने की कोशिश किया जाए तो दोस्त, जो साम्यवादी समाजवाद है, वह पूर्णतः निजीकरण का विरोध करता है। क्या करता है? पूर्णतः निजीकरण का विरोध करता है और राज्याश्रित समाजवाद की बात करता है। वह उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण की बात करता है कि सभी साधनों, जितने उत्पादन के साधन है, सबका राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल करता है। लेकिन भारत का जो समाजवाद है, इन सबसे अलग है। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। लोकतांत्रिक समाजवाद हर समय एक मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बात करता है।
और निश्चित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र साथ साथ समन्वय के साथ मौजूद रहते हैं और देश के विकास में अपना योगदान देते हैं, गति देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की जितनी असमानताएं हैं उसको समाप्त करना, और भारतीय समाजवाद मार्क्सवादी समाजवाद से बिल्कुल अलग है। और जो मार्क्सवादी समाजवाद और गांधीवादी का जो समाजवाद था, दोनों का मिला जुला है। मतलब हम समाजवादी विश्वास करते हैं लेकिन हम पूर्णतः नहीं, मिला जुला रूप में ये यहाँ पर भारतीय समाजवाद दिखाई पड़ता है। लेकिन अंततः भी देखें तो गांधीवादी समाजवाद की तरफ भारत का समाजवाद अधिक झुका हुआ है। और उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जब 1991 आर्थिक नीति संपन्न हुई तो उसके बाद भारत के समाजवादी प्रतिरूप को थोड़ा सा और लचीला बना दिया गया। तो समझ लीजिए दोस्तों, समाजवादी क्या है और भारत का समाजवाद किस प्रकार से है। अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि पहले से हमने संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष को भी प्रस्तावना में जोड़ा गया था, तो हम समझेंगे धर्मनिरपेक्ष क्या है और वैश्विक लेवल पर पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता से और भारत के धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है। देखो दोस्त, जो पश्चिम का धर्मनिरपेक्षता है उसमें यह रहता है राज्य और धर्म में पूर्णतः अलगाव होता है, पूर्णतः अलगाव होता है। लेकिन भारत के धर्म में भारत में ऐसा नहीं है। भारत में सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, समान नीतियां, समान चीजें रहेंगी। मतलब कि सभी धर्मों को अपना स्वतंत्रता है, अपनी अधिकार है, राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन उनके कल्याण में, उनकी चीजों में हर समय समन्वय की भावना रहेगा। तो मतलब कि यहाँ पर राज्य और धर्म साथ साथ चलता रहता है और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की कामना करता है भारत का संविधान। 25 से 28 में आप देख सकते हैं। और इस 25 से 28 में जिस प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया है उससे मालूम पड़ता है कि भारत का संविधान किस प्रकार से धर्मनिरपेक्षता को ग्रहण करता है। और भारत का संविधान, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान है। अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान रूप से समर्थन प्राप्त होता है। अभी आप देखेंगे दुर्गा पूजा आएगा उसमें भी लाइट देंगे, जब हज यात्रा जाएगा उसमें सरकार सब्सिडी देती है ना, उसमें सरकार सब्सिडी देती है। मुहर्रम में भी सुरक्षा दिया जाता है। मतलब कि हर प्रकार के सभी धर्मों में, सिखों का त्यौहार आएगा उसमें भी सुरक्षा दिया जाएगा। मतलब कि सभी त्यौहार को, सभी चीजों को, उनको सभी धर्मों को अपने रूप से आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता दी गई है। अब हम देखेंगे लोकतांत्रिक। हमें पता है कि हमारे संविधान में संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द जो है राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर ही आधारित है, अर्थात इसमें सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। लोकतांत्रिक में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? जनता के पास होती है। लोकतंत्र दोस्त दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड में। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वही संभव होता है जहां पर छोटा राज्य हो, छोटा देश हो, तो वहां पर जनसंख्या कम हो, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जरिए वहां पर सारे निर्णय जनता के हाथ में प्रत्यक्ष रूप से सौंप दिए जाते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 प्रमुख औजार होते हैं। परिप्रेक्षा, पहला होता है रिफरेंडम या फिर परिप्रेक्षा। इसका मतलब होता है कि किसी कानून के लिए उस क्षेत्र के सभी लोगों द्वारा वोट देना। तो अब आप ही लोग ये बताइए, भारत जैसे विशाल देश में जहां पर 140 करोड़ लोग जनता है, वहां पर किसी भी कानून को पास करने के लिए अगर सभी लोग वोट देने लगेंगे, क्या ये संभव बात है दोस्त? बिल्कुल संभव नहीं है। ये छोटे से देश में ही संभव हो सकता है। तो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पहला जो औजार होता है रेफरेंडम, परिप्रेक्षा जिसे कहते हैं, जहां पर किसी कानून पर वहां के सभी लोग वोट देते हैं, उसे रेफरेंडम कहते हैं। दूसरा औजार होता है लोकतांत्रिक का पहल इनिशिएटिव। मतलब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश में, एक अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश में, जहां पर कोई कानून बनाना होता है तो हम जनता अपना अधिकार सांसद को दे जाता है, एमपी को दे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग दे देते हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारी तरफ से वोट करते हैं, हमारी तरफ से पहल करते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष लोकतंत्र में वहां की जनता, वहां का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी कानून को लेकर संसद में आ सकता है, पहल कर सकता है। ये एक छोटे से देश में ही संभव हो सकता है, 140 करोड़ की जनता में नहीं कर सकते। यहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, हम अपना वोट, अपना राइट अपने क्षेत्र के सांसद को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, जिसे हम जिताकर प्रत्यक्ष रूप से संसद भेजते हैं, हम उसे सौंप देते हैं। अब वो चाहे उसका सही प्रयोग करे या दुरुपयोग करे, अब उसी के हाथ में होता है दोस्त। तीसरा औजार होता है प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें यह होता है कि वहां पर जो प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, अगर वह अपने वादों पर, अपने तरीकों पर, जो जिस प्रकार से वो अपने वादे किए थे कि हम ये कार्य करेंगे, ये कानून लाएंगे, अगर वो नहीं करते तो वहां की जनता उनको रिकॉल कर लेती है, बुला लेती है, जो ये एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव नहीं हो पाता। तीसरा है जन्म संग्रह जिसे प्लेबिसाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उस क्षेत्र के सभी लोग वोट करके एक जनमत निर्धारित करते हैं किसी पक्ष पर। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है कि संसद के ही सदस्य जो हैं, 552 जो सदस्य हैं, 550 सदस्य हैं, उन्हीं में जन्म संग्रह होता है। लेकिन एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र में पूरे देश में किसी विषय पर जन्म संग्रह कराया जाता है, प्लेबिसाइट कराया जाता है कि आप लोग बताइए क्या इस कानून से समर्थन देते हैं, नहीं देते हैं। तो ये होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4 है। कौन से? रेफरेंडम जिसे परिप्रेक्षा कहते हैं, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट। रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट।
अब दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है कि लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानूनों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। जिसे भारत में संसदीय लोकतंत्र है और अमेरिका में राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। वयस्क मताधिकार, सामायिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप से किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया। अब अगर हम देखें कि सामाजिक व आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र में किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जाता है, तो हमें समझ में आएगा कि आखिर ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं और क्यों हमारे भारतीय संविधान में इसको शामिल किया गया है। अगर राजनीतिक लोकतंत्र बात करें तो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। सामाजिक लोकतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सामाजिक लोकतंत्र, क्योंकि अगर समाज में रहने वाले लोगों के बीच अगर लोकतांत्रिक भावना नहीं रहेगी, लोकतंत्र की भावना नहीं रहेगी, तो राजनीतिक लोकतंत्र पराजित हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ सीधा सा है कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व को मान्यता देती है, कि व्यक्ति स्वाधीन हो। समाज में लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? व्यक्ति स्वतंत्र हो, व्यक्तियों के बीच समानता हो, व्यक्तियों के बीच भाईचारा हो। तो वहां पर जो ये लोकतंत्र होगा, तो ये लोकतंत्र हमारे राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बराबर करेगा। अच्छा, ये बताइए, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं और सामाजिक लोकतंत्र नहीं है, तो किसी एक परिवार के अधिक से अधिक लोग राजनीतिक लोकतंत्र में चले जाएंगे, जाके नियम कानून सब बनाएंगे, उनका अधिपत्य होगा, एकाधिकार होगा। तो समाज में लोकतंत्र का मतलब होगा सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए, समानता होना चाहिए, और छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, एससी हो, एसटी हो, सबको समानता होनी चाहिए ना। तो इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र तभी संभव हो पाएगा जब तक सामाजिक लोकतंत्र नहीं है। और सामाजिक लोकतंत्र की तीन बातें हैं, स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व। और इसको भी आप अलग अलग नहीं समझ सकते दोस्तों, भैया जी बहनी जी, इसको भी आप बिल्कुल अलग नहीं समझ सकते। स्वाधीनता हो, समानता हो या भ्रातृत्व हो, तीनों एक तरह ही है, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप बहुत स्वतंत्र ही हैं, आपको लेकिन समाज में समानता नहीं है, आपको दे दिया गया भैया कि चलो भैया आप भी पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर समाज में समानता नहीं है, आपको दे दिया गया एक एयर कंडीशनर कमरा और हमको दे दिया गया एक रोड के किनारे पढ़ने का अधिकार। जब अब बताओ, तो स्वतंत्रता सबको दिया गया पढ़ने का, लेकिन समानता नहीं है। अगर समानता नहीं है तो क्या ये स्वाधीनता आपके काम की आएगा दोस्त? बिल्कुल काम नहीं आएगा। जब तक स्वतंत्रता रहनी चाहिए, समानता रहनी चाहिए और भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। अब अच्छी बताओ, आपके पास चलो समानता है, नहीं आपके पास समानता है लेकिन स्वाधीनता नहीं है। आपके पास समानता है, सबको एक ही कलम दे दिया गया कि सब लोग लिखो, सब लोग कुछ ना कुछ लिखो, लेकिन आप स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र नहीं है कि आप कुछ ऐसा लिख सको कि कुछ गलत नहीं लिख सकते। आपको हमारे विचारों के अनुसार लिखना होगा। समानता तो है लिखने क्या, लेकिन आप वही चीज लिख सकते हो जो हम कहेंगे। तो क्या ये समानता का क्या स्तर है? कुछ नहीं स्तर है। हमें स्वाधीन भी होना पड़ेगा, स्वतंत्र भी होने रहेंगे और समान रहेंगे, तो जो लिखेंगे उसकी कीमत होगी। हमें कलम दे दिया गया तुम कुछ भी लिख सकते हो, नहीं सॉरी, हमें कलम दे दिया गया लो लिखो, लेकिन तुम वो नहीं लिखोगे जो तुम्हारा मन कहेगा, तुम वो लिखोगे जो हम कहेंगे। तो इसे लिखने का क्या फायदा? समझ रहे हो ना अंतर दोनों में? तो स्वतंत्रता, समानता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे को अलग करके आप नहीं दे सकते। अगर एक दूसरे से अलग कर दिए तो लोकतंत्र का पराजित होना ही तय है। और इन सबके बीच होता है भ्रातृत्व। भ्रातृत्व की भावना सबसे इंपॉर्टेंट होती है। भ्रातृत्व की भावना रहेगी तो इन सारी चीजों में समन्वय रहेगा, भाईचारे रहेंगे, जब भाईचारा समाज में रहेगा, शांति रहेगी, समन्वय स्थापित होगा और एक दूसरे के बीच एक भ्रातृत्व की भावना से देश की विकास गति, लोकतंत्र सब कुछ विकास करेगा। तो इन सबको अलग से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सारे एक है। अगर समानता नहीं रहेगी तो स्वाधीनता की जो व्यक्तित्व है उसका पहल अथवा उद्यम समाप्त हो जाएगा। समान नहीं है, अगर हर किसी को अधिकार नहीं रहेगा कुछ करने का, तो जो एक उद्यम करने का जो एक नया क्रिएटिविटी होती है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि सबको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है, सबको सब कुछ करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसलिए ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए तीनों को अलग से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे गणतंत्र, कि गणतंत्र क्या होता है। अब गणतंत्र की बात करें तो गणतंत्र एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का जो प्रमुख होता है, आमतौर पर राजा या रानी, ये उत्तराधिकार के माध्यम से पद पर आसीन होते हैं। तो इससे कोई चुनाव नहीं होता, ये उत्तराधिकार, पापा मर गए बेटा मरेगा, बेटा बन गया बेटा का बेटा बनेगा, समझ रहे हो ना। तो इसमें कोई चुनाव नहीं होता। जैसे कि ब्रिटेन में राजा, उनकी बेटी, उनका बेटा, ये दामाद, इसी से बनते रहते हैं। ये होता है राजशाही। ये क्या होता है? राजशाही। और अगर गणतंत्र की बात करें, वहीं गणतंत्र में जो राज्य का प्रमुख होता है हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उसका चुनाव होता है, निश्चित समय के लिए चुनकर आता है, जैसे अमेरिका, भारत। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का जो प्रमुख है अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आते हैं और उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अगर अर्थ में दो और बातें शामिल की जाती हैं, जैसे कि पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने के बजाय जनता या लोगों के बीच होती है।
इसके बीच होती है, लोगों के हाथ में होती है, जो राजनीतिक संप्रभुता होती है। और दूसरी बात यह है, किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति होती है। कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त है वर्ग है, उसकी अनुपस्थिति होगी। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहता है। यह है गणतंत्र। गणतंत्र में प्रत्यक्ष चुनाव होता है या अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, चुने जाते हैं, उत्तराधिकार का नियम नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे न्याय। आखिर न्याय किसे कहते हैं? जब हम न्याय की बात करते हैं तो हम सीधा जाते हैं प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? 3 प्रकार की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय या राजनीतिक न्याय। और सामाजिक न्याय का क्या अर्थ होता है? हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी जात का हो, चाहे वह रंग हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई लिंग का, किसी भी लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना समान व्यवहार करना ही सामाजिक न्याय है। इसका मतलब है समाज में किसी वर्ग विशेष का, ब्राह्मण साहब हैं, ठाकुर साहब हैं, ऊंचे पद वाले हैं, डीएम साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं, किसी भी प्रकार के वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होगी। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, महिलाओं की स्थिति में सुधार करना ही सामाजिक न्याय है। अगर आर्थिक न्याय की बात की जाए, आर्थिक न्याय क्या है? तो आर्थिक कारणों के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर करना भी शामिल होता है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का मिला-जुला रूप ही अनुपाती न्याय भी कहलाता है। मतलब कि देश में गरीबी को कम करना, देश में बेरोजगारी को कम करना, ये सब आर्थिक न्याय की बात की जाती है। किसी एक व्यक्ति के पास ही परिपूर्ण अधिक से अधिक संपत्ति नहीं होनी चाहिए, जो इसमें है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत के 2% लोगों के पास भारत की 80% जनसंख्या, 80% संपत्ति है। और राजनीतिक न्याय का अर्थ क्या होता है? हर व्यक्ति को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तर में प्रवेश करने की बात हो, चाहे वह संसद भवन पहुंचने की बात हो। राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों पर प्रवेश की बात हो, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो, हर में उसके समान अधिकार है। अगर समझा जाए कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भारत के संविधान में प्रस्तावना में कहां से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। कहां से? रूसी क्रांति से लिया गया है। फिर अब हम पढ़ेंगे अगला स्वतंत्रता। आखिर स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति। लोग जो करना चाहते हैं, मतलब ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप आतंकवादी बनना चाहते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ रोक टोक है, लेकिन उचित चीजों पर। तो लोगों की युक्त निबंधन है, मतलब जहां पर रोकना होगा रोका जाएगा। तो लोगों की गतिविधि पर, मतलब आपके क्रिएचर पर, आपके क्रिएटिविटी पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति हो, साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना ही स्वतंत्रता है। प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकारों के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की प्रस्तावना स्वतंत्रता की बात करती है। और इनके हनन के मामले में अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकते हैं, कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कभी ये समझना नहीं चाहिए कि स्वतंत्रता, हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये बिल्कुल नहीं है कि हर व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको लाइसेंस जरूर मिला है, लेकिन जो संविधान के अनुरूप, संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही आपको लाइसेंस मिला है कुछ भी करने का। संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता या मौलिक अधिकार शर्त रहित हैं। आपको शर्त के साथ सब कुछ मिलेगा। हमारी प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति 1789-1799 से लिया गया है। कहां से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कहां से लिया गया है? रूस की क्रांति से। अब आता है समता। हमारी प्रस्तावना में समता है, तो समता का अर्थ क्या होता है? समाज में किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध ही समता कहलाता है। हमें विधि के समझ समता, अनुच्छेद 14, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर मूल वंश निषेध, अनुच्छेद 15, लोक नियोजन के विषय में अवसर समता, अनुच्छेद 16, 14 से 18 जो दिया उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, ये सब क्या है? ये सब स्वतंत्रता की बात, समता की बात करता है। समझ रहे हो? संविधान में ऐसे भी उपबंध है जो इस राजनीतिक समता को सुनिश्चित करते प्रतीत होते हैं। धर्म, जाति, लिंग अथवा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने के अयोग्य करार नहीं किया जाएगा। ये सामाजिक समता, ये राजनीतिक समानता की बात की जाती है, राजनीतिक समता है। अनुच्छेद 325 में लिखा गया है कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल होने का अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मतदान का प्रावधान अनुच्छेद 326 में है कि आप वयस्क हो, भारत के नागरिक हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 326 के तहत आप वयस्क मतदाता हो। अब बंधुत्व, हमने देखा ना कि बंधुत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। बंधुत्व के बारे में देखते हैं क्या है बंधुत्व। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे की भावना। क्या होता है? भाईचारे की भावना। मौलिक कर्तव्य 51 का भी कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ के सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा और इसी तहत बंधुत्व को बढ़ावा देगा। अगर हम प्रस्तावना के महत्व की बात करें दोस्त, तो प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना में ये हमारे संविधान का आधारभूत दर्शन है। क्या है? आधारभूत दर्शन है। ये हमारे राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक, मौलिक मूल्यों का उल्लेख बताता है, जो हमारे संविधान का आधार है। जो हमारे संविधान क्या है, उसके बारे में क्या है, ये हमको उसका निचोड़ जो कहते हैं ना, उसका मूल चीज क्या है, ये हमें संविधान की प्रस्तावना से मालूम पड़ता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने कहा था कि उनकी प्रस्तावना के बारे में उन्होंने कहा कि हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, के.एम. मुंशी ने कहा था। और संविधान सभा के एक अन्य सदस्य थे पंडित ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है। क्या भाग है? सबसे सम्मानित भाग है। उन्होंने कहा था कि संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। क्या कर सकता है? मूल्यांकन कर सकता है। एक
अंग्रेज राजनीति शास्त्री थे सर अर्नेस्ट बार्कर। इस संविधान की प्रस्तावना लिखने वाले को राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते थे। क्या देते थे? राजनीतिक बुद्धिजीवी कहकर अपना सम्मान देते थे। वो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहते थे। उन्होंने इतना प्रभावित हुआ कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में इसका उल्लेख करते हैं। अब संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, अगली अगर हेडिंग की बात करें, संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया जाता है नहीं किया जाता है, इसमें क्या केस हुआ था, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना को लेकर एक बात हरदम डिस्कस होता रहता था कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरूबाड़ी संघ मामला 1960 में उच्चतम न्यायालय ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आगे चलकर 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। उन्होंने अपने निर्णय को अस्वीकार करते हुए ही कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने 2 तथ्य लिखनी है जो उन्होंने बताया है कि प्रस्तावना जो तो है न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, जो हमारी विधायिका है, पार्लियामेंट है, संसद है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो ये प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, मतलब उनको जो शक्ति मिलती है उससे प्रस्तावना से कोई लेना देना नहीं, और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। प्रस्तावना न उनकी शक्तियों पर कोई प्रतिबंध लगाता है, न तो उनका कोई शक्ति का स्रोत है। और यह जो प्रस्तावना ये गैर न्यायिक है, गैर न्यायोचित है, मतलब इस अर्थात इसकी व्यवस्था को लेकर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। प्रस्तावना में लिखा है कोई चीज, उसके आधार पर आप बिल्कुल चुनौती नहीं दे सकते, तो भी गैर न्यायोचित है। उसके आधार पर लिखा है क्योंकि कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था करता है, वह राज्य को नैतिक व्यवस्था की बात करता है कि राज्य कोई कल्याणकारी काम करेंगे तो वहां से वह नैतिक रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है वह नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करें, वहां के जो कल्याणकारी राज्य की भावना है उसको धरातल पिलाएं। तो उनकी एक नैतिक कर्तव्य है, तो नैतिक कर्तव्य के लिए आप कभी भी आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसलिए गैर न्यायोचित है। 2 बातें याद रखना है, प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न उसकी शक्ति को प्रतिबंध लगाता है। प्रस्तावना गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। भैया जी, बहनी जी, तो दोस्तों ये रहा प्रस्तावना की मूल बातें। और आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो, ये ऑडियो, आपका ये लेक्चर कैसे लगा, अपना कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जीएस क्रांति विशाल को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। दैट्स इट। जय हिंद, जय हिंद, जय खंड भारत।